हेलो बच्चों। आशा करता हूँ आप मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे और स्वस्थ होंगे। लॉकडाउन ने परेशानी वाली परिस्थितियाँ उत्पन्न ज़रूर की हैं, बट याद रखिएगा बच्चों, ऐसी परेशानियों में ही हम ज़्यादा मजबूत होते हैं और हमें आगे बढ़ने की और ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। एक अच्छी चीज़ इस लॉकडाउन में ये हुई है बच्चों कि हमारे पास समय बहुत मिला है और अब बच्चों इसी समय का आपको सदुपयोग करना है। इसमें आप सीखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे और खूब मेहनत करेंगे और इस मेहनत में उत्कर्ष आप लोगों का साथ देगा क्योंकि हम लोग लेकर आए हैं लाइव क्लासेस नीट और आईआईटी जेईई के लिए। क्योंकि एक डेमो वर्जन है बच्चों, तो मैं आज बायोलॉजी की बात करूंगा, प्राणी विज्ञान, जीव विज्ञान की बात करूंगा क्योंकि ये बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट्स में से एक है बच्चों। और जिस टॉपिक की आज हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे जीन और डीएनए। क्या ये एक ही चीज है? क्या ये अलग हैं? अलग हैं तो काफी अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं या थोड़ा अलग हैं? आइए जानते हैं बच्चों। डीएनए की बात करें अगर हम बच्चों, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आप लोगों को मालूम है बच्चों। बट अगर हम बात करें डीएनए है क्या, बिल्कुल सही, डीएनए एक जैव अणु है जिसे हम बायोमोलिक्यूल कहते हैं। और किस प्रकार का जैव अणु है? डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है। बिल्कुल, डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है। अब न्यूक्लिक अम्ल से क्या तात्पर्य है? न्यूक्लिक अम्ल क्या है? अगर आपको याद हो बच्चों, तो न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है। बिल्कुल सही, न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक। बहुलक जिसे हम अंग्रेजी में पॉलीमर भी कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक को ही हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। और डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है। अगर आपको याद हो बच्चों, तो न्यूक्लियोटाइड 3 प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बना होता है। बिल्कुल सही, नाइट्रोजन क्षारक, एक 5 कार्बन शर्करा और एक फॉस्फेट समूह। तो नाइट्रोजन क्षारक, शर्करा और फॉस्फेट समूह, ये तीनों मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और उस न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला या न्यूक्लियोटाइड के बहुलक ही न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए बनाते हैं। 1953 में वॉटसन एंड क्रिक वैज्ञानिकों ने इस डीएनए की एक कुंडलित संरचना दी। बिल्कुल सही, इसे हमने काफी किताबों में, फिल्मों में, वीडियोस में बहुत बार देखा है। बहुत ही सुंदर द्विकुंडलित डीएनए की संरचना। और यही डीएनए जिसको अभी हमने कहा कि वो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, हम इसे कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड का क्रम। बिल्कुल सही बच्चों, हम डीएनए को कह सकते हैं एक न्यूक्लियोटाइड का क्रम या न्यूक्लियोटाइड का बहुलक, जो किस रूप में व्यवस्थित रहता है? एक द्विकुंडलित संरचना में। यह तो डीएनए की बात हुई। अब यदि मैं बात करूं जीन की, तो क्या अंतर है जीन और डीएनए में? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, रासायनिक रूप से कोई अंतर नहीं है। रासायनिक रूप से डीएनए और जीन एक ही है। यानी रासायनिक रूप से जीन भी बिल्कुल सही बच्चों न्यूक्लियोटाइड का ही क्रम है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का क्रम, जीन न्यूक्लियोटाइड का क्रम। अगर आंख बंद करके आपको जीन के बारे में इमेजिन करना हो तो यही पिक्चर दौड़ेगी मेरे बच्चों। यही डीएनए की संरचना है, यही जीन की संरचना है। तो अंतर क्या? अब अंतर समझने के लिए बच्चों यहां ध्यान देंगे। हमारे पास क्रिक द्वारा एक सिद्धांत दिया गया है जिसे हम कहते हैं मूल सिद्धांत। यह मूल सिद्धांत किसने दिया था? क्रिक ने। यह मूल सिद्धांत कहता है बच्चों कि डीएनए
जो कि हमें पता है न्यूक्लियोटाइड का क्रम है, वो डीएनए अपनी आनुवंशिक सूचना किसमें प्रसारित करता है? एमआरएनए। डीएनए से किसका निर्माण होता है बच्चों? एमआरएनए। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अनुलेखन, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और यही एमआरएनए बच्चों आगे चलकर किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। और इस प्रक्रिया को हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसलेशन, हिंदी में आप अनुवादन या स्थानांतरण भी कह सकते हैं। यानी डीएनए से एमआरएनए का निर्माण अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण अनुवादन या ट्रांसलेशन कहलाता है। अब ये मूल सिद्धांत मैंने इसलिए बनाया बच्चों ताकि मैं आपको यह बता सकूं कि डीएनए और जीन में अंतर क्या है। देखिए बच्चों, मैंने इसी डीएनए को क्या कह दिया? जीन। क्या मतलब? देखिए बच्चों, जब हम आनुवंशिकी पढ़ते हैं और मेंडल की आनुवंशिकी पढ़ते हैं तो मेंडल ने बहुत बेहतरीन सिद्धांत हमें दिए। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मेंडल ने हमें बताई वो ये थी कि लक्षणों का नियंत्रण जीन के द्वारा होता है। बिल्कुल सही, मेंडल ने उस समय जीन का नाम नहीं दिया था, मेंडल ने जीन को कारक कहा था, लेकिन मेंडल ने यह कहा था कि लक्षणों का नियंत्रण उन्हीं कारक या जीन्स के द्वारा होता है। अब अगर हम यह समझें कि एक जीन लक्षण का नियंत्रण कैसे कर रही है तो उसके लिए हम इस मूल सिद्धांत की बात करेंगे। उदाहरण के तौर पे मैंने कहा हमारे में मानव में त्वचा का रंग है, मानव में लंबाई है, मटर के पादपों की लंबाई है, बीज का रंग है, बीज का आकार है, अलग अलग प्रकार के लक्षण, और इन सब लक्षणों को नियंत्रित कौन करता है? जीन। तो सवाल है इन लक्षणों को जीन्स नियंत्रित कैसे करती है? इसका उत्तर यह रहा बच्चों, जीन लक्षणों का नियंत्रण करती है प्रोटीन का निर्माण करके। कैसे? मान लीजिए हाइट या लंबाई एक लक्षण है और उस हाइट या लंबाई जैसे लक्षण का नियंत्रण एक जीन कर रही है। सवाल है कैसे? वो ही जीन किसका निर्माण करेगी? एक प्रोटीन का। वो प्रोटीन कोशिका विभाजन को प्रेरित करेगा और कोशिका विभाजन के कारण लंबाई बढ़ेगी। तो आपने समझा बच्चों, जीन लक्षण का नियंत्रण कैसे कर रही है? प्रोटीन के निर्माण के द्वारा। वो प्रोटीन जो कोशिका विभाजन प्रेरित कर रहा है और लंबाई को बढ़ा रहा है। यानी जीन लक्षणों का नियंत्रण प्रोटीन के माध्यम से करती है। तो देखिए बच्चों, यहां पर हमने बात की थी कि डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड का क्रम है और जीन भी न्यूक्लियोटाइड का क्रम है। अंतर क्या है? जीन न्यूक्लियोटाइड का वो क्रम है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। बिल्कुल बच्चों, पहले हमने समानता देखी, अब हम बात कर रहे हैं अंतर की। डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड का क्रम है, जीन भी न्यूक्लियोटाइड का क्रम है, लेकिन जीन वो न्यूक्लियोटाइड का क्रम है जो प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब बच्चों, अगर मैं एक सजीव कोशिका की बात करूं, एक सजीव कोशिका जिसके भीतर क्या उपस्थित है? केंद्रक। मान लीजिए ये मेरे पास कोशिका या सेल है और ये उसके अंदर केंद्रक या न्यूक्लियस है। हमें मालूम है बच्चों, केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? गुणसूत्र। अगर हम मानव कोशिका की बात करें तो 46 गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और उन क्रोमोसोम्स में क्या पाया जाता है बच्चों? बिल्कुल सही, द्विकुंडलित डीएनए। गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? डीएनए। तो अब देखिए बच्चों, अगर ये डीएनए का क्रम यानी न्यूक्लियोटाइड का क्रम यदि प्रोटीन का निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? जीन। अगर एक डीएनए का क्रम प्रोटीन का निर्माण करता है तो उसे क्या कहेंगे? जीन। लेकिन यदि एक डीएनए का भाग
या न्यूक्लियोटाइड का क्रम प्रोटीन का निर्माण नहीं करता तो उसे जीन नहीं कहते। यानी दो चीजें आपको ध्यान रखनी है बच्चों। पहली चीज, इस चित्र से साफ स्पष्ट है कि जीन्स कहां पर पाई जाती हैं? गुणसूत्रों पर। एक मैंने गुणसूत्र बनाया, गुणसूत्र में मैंने डीएनए बनाया, वो डीएनए या न्यूक्लियोटाइड का क्रम जो प्रोटीन बना रहा है उसे जीन कहा। तो जीन्स कहां पर मौजूद है बच्चों? गुणसूत्रों पर। दूसरी चीज, इस चित्र से एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको पता होनी चाहिए। देखिए, हर जीन डीएनए है, हर जीन एक न्यूक्लियोटाइड का क्रम या डीएनए है, परंतु हर डीएनए जीन नहीं है। यह डीएनए का भाग या न्यूक्लियोटाइड का क्रम प्रोटीन बना रहा है, इसलिए जीन है। यह डीएनए का भाग या न्यूक्लियोटाइड का क्रम प्रोटीन नहीं बना रहा, इसका अर्थ है कि वह जीन नहीं है। इसका मतलब अब बच्चों याद रखिएगा, हर जीन डीएनए है, क्योंकि हर जीन न्यूक्लियोटाइड का क्रम है जो प्रोटीन बना रही है, परंतु हर डीएनए जीन नहीं है। याद रखिएगा बच्चों, हर डीएनए जीन क्यों नहीं है? क्योंकि अगर डीएनए का भाग या न्यूक्लियोटाइड का क्रम प्रोटीन नहीं बनाता तो उसे हम जीन नहीं कहते। इस डेमो लेक्चर के माध्यम से मैंने आपको एक बड़ा पेचीदा सा चीज, जिसे हम लोग जीन डीएनए अलग अलग नाम से, उसके बारे में समानता और अंतर स्पष्ट किया है। इसी तरीके से हमारे लेक्चर्स बच्चों आगे बढ़ेंगे। नीट के लिए हम तैयारी करेंगे, चीजों को आसान बनाएंगे, और मेरा विश्वास रखिए दोस्तों, बहुत आगे जाएंगे। कौन सी चीज किस तरह से किस हिसाब से पढ़नी है, बेस आधार से चालू करेंगे, जिसे हम अल्फाबेट अंग्रेजी में कहते हैं, ए से लेकर जेड तक जाएंगे। चीजों को समझेंगे और सबसे महत्वपूर्ण ये जानेंगे कि कौन सी चीजें एग्जाम से संबंधित हैं, एग्जाम्स में आने लायक हैं। सीखेंगे, पढ़ेंगे और उसका अनुप्रयोग करेंगे ताकि बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स दे सके। धन्यवाद बच्चों।